अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। अलीमा खान साहिबा ने धरना ख़त्म कर दिया, लेकिन आज काफ़ी तल्ख गुफ्तगू भी उन्होंने की, और ज़ाहिर है तल्खी उनकी बड़ी ऑब्वियस भी है और बड़ी आप कह लें कि जायज़ भी है। तो इसके ऊपर भी आपको तफसील बताते हैं। मुराद सईद साहब, काफ़ी अरसे के बाद आज उनका एक ट्वीट आया और उन्होंने अपनी ही पार्टी को खूब लताड़ा है। उनके ट्वीट में क्या ख़ास बातें हैं आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ एक रिहाई भी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। एक अच्छी खबर, एक रिहाई भी हुई। वो किसकी रिहाई थी वो भी आपको बताएंगे। और जो एक बार बार मैं तज़किरा करती हूँ कि सिस्टम ने जिस तरह से आवाज़ों को बंद करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है, उसके अंदर मज़ीद कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपके साथ शेयर करने के लिए हैं। और फिर आखिर में ये भी बात करेंगे, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी मुनक़िद हुई है, तो उसमें आज की अहम खबर क्या थी। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। पहले बात कर लेते हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरना, बल्कि इसको यूं कह लें कि इमरान खान साहब की फैमिली का धरना अडयाला के बाहर जारी रहा कई घंटे तक। और बाद में काफ़ी तादाद में लोग जमा हो गए थे। काफ़ी तादाद में कुछ पार्लियामेंटेरियंस भी यहाँ पर पहुँच चुके थे, कुछ सेनेटर्स भी पहुँच चुके थे, खैबर पख्तूनख्वा के कुछ वज़रा भी आए थे। सुहेल आफरीदी साहब नहीं आए। सुहेल आफरीदी साहब एक जनाजे में शरीक हुए, अलबत्ता मौलाना इदरीस का जो नमाज जनाजा था जिससे मुतालिक मैंने आपको बताया था, उसमें उन्होंने शिरकत की। लेकिन दूसरी तरफ जो बाकी उनके वज़रा थे वो यहाँ पे ज़रूर पहुँचे। लेकिन ये तमाम लोग शाम तक बैठे और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता, जैसे हमेशा की तरह तादाद कम हो जाती है, इस तरह तादाद भी कम हुई। अल्टीमेटली इन्होंने लाइट्स वगैरह ऑफ कर दी अडयाला रोड के ऊपर। पुलिस ने फिर लीमा खान से मुज़ाकरात किए और अल्टीमेटली ज़ाहिर है उनके पास कोई और ऑप्शन होता नहीं है, वो फिर धरना ख़त्म करने का ऐलान कर देती हैं। जाने से पहले कुछ मीडिया से गुफ्तगू उनकी, और उस गुफ्तगू में उन्होंने फिर से इस बात की तरफ इशारा किया कि उनके पास कोई और चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि वो यहाँ पे ज़रूर आएँ, आके धरना दें, कुछ मज़ाहमत दिखाएं। अपनी पार्टी को भी यही वो बार बार रियलाइज़ करवाती हैं कि जनाब ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप आएँ और आकर यहाँ बैठें और इतना प्रेशर बनाएं कि इमरान खान से मुलाकात करवाने पर हुकूमत मजबूर हो जाए। और अब पहले तो ये बातें जो थी वो ऐसे ही यानी आप कह लें कि गैर महसूस अंदाज में की जाती थी, लेकिन अब तो बड़ा वाज़े तौर पर कहा जाता है। डॉक्टर उज़्मा खान साहिबा हूँ, नौरीन खानम साहिबा, उन्होंने भी जो वक्तन फ़वक्तन गुफ्तगू की, तो वो भी इसी शिकवे शिकायत का इजहार कर रही थी कि पार्टी की तरफ से वो एंथुजियाज़म, वो जद्दोजहद, वो कोशिश, वो कुर्बानी नज़र नहीं आती जो कि इस वक्त इन हालात में जिसका तकाजा है। तो यही कुछ गुफ्तगू आज मुराद सईद साहब की जानिब से भी देखने को मिली। मुराद सईद साहब जो कि बहुत अरसे से रूपोश हैं और बहुत अरसे से खामोश भी थे, क्योंकि उनकी तरफ से पहले तो फिर भी कुछ ट्वीट वगैरह आ जाया करते थे, बहुत अरसे के बाद उन्होंने ट्वीट किया और इस ट्वीट में उन्होंने फिर वाज़े तौर पर अपनी पार्टी लीडरशिप को ज़रा ठीक ठाक सुनाई भी है, लताड़ा भी है। मुराद सईद साहब कहते हैं कि क़ैद तन्हाई में डालने से कबल वकला, अरकान असम्बली और पार्टी की क़यादत के लिए अहकामात थे अदालतों के बाहर धरना दें जब तक इंसाफ नहीं मिलता। इन सब को झंझोड़ को याद करा चुका हूँ। वकला के नाम भी सख्त पैगाम था, और क्यों ना होता, पार्टी ओहदों से लेकर असम्बली टिकट और बार इलेक्शन तक इमरान खान के नाम पर लड़े जाते हैं, लेकिन खान साहब के अहकामात के बावजूद अदालत के बाहर मुस्तकिल बमा अरकान असम्बली धरना नहीं दिया जा सकता। पहले बारिश थी, फिर रमज़ान था, अब गर्मी है। खान साहब की बीमारी, ड्रोन हमले, ऑपरेशन, बदलती बैनुल-अक़वामी हालात, पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफे, बेजा टैक्सेस, महंगाई के तनाजुर में तहरीक चलाने की सलाह, सिर्फ सूबा नहीं मुल्क बंद करने का प्लान, इमरान खान की सेहत के मामले पर मुतहरिक होने की दरख्वास्त, ऐवानों से इस्तीफ़ों के जरिए हुकूमत से लेजिटिमेसी वापस लेने के लिए सबसे पहले अपने इस्तीफ़े की पेशकश। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान की असीरी का जिम्मेदार इनमें से कोई फ़र्द नहीं, बल्कि बैनुल-अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट की ईमा पर बरसरे पैकार आसिम मुनीर, कानूनी और गैर कानूनी तौर पर उसके मातहत आने वाले इदारे और उसके इशारों पर नाचने वाली सियासी क़ुव्वतें हैं। मगर क्या इमरान खान अपनी ज़ात के लिए मुक़य्यद है कि उसकी रिहाई के लिए अपनी पूरी क़ुव्वत से कोशिश करना भी किसी का फ़र्ज़ नहीं है? क़यादत से लेकर कौम तक किसी का भी नहीं। तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महीनों बाद एक बैठक मुनक़िद करने का फ़ैसला खुद कर सकती है।
सीएम जलसे का ऐलान और फिर मुलतवी खुद कर सकता है। अरकान असम्बली शादियों और दावतों में मुखालिफिन के साथ बैठने का फैसला खुद कर सकते हैं। मार्को पोलो बनकर दुनिया के चक्कर लगाने का फैसला खुद कर सकते हैं। सियासी कमेटी को खुद को मुहिब्बे वतन साबित करने के लिए इमरजेंसी इजलास भी बुला सकती है। तंजीमी ओहदों के नए नए नोटिफिकेशन कर सकती हैं। सूबाई हुकूमत फॉर्म 47 वजीर आजम और सदर के साथ बैठ सकती है। कोर कमांडर हाउस का रुख कर सकती है। लेकिन जब इमरान खान का सवाल हो तो सियासी कमेटी का जवाब होता है तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। उनका जवाब होता है पीटीआई क़यादत फैमिली का नाम लेती है और फिर सीएम पर बात आ जाती है। और यही सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह चलता रहता है। तो जब सारे फैसले अपने तौर पर किए जा सकते हैं तो तहरीक का फैसला क्यों नहीं? महज इसके लिए इमरान खान की हिदायत दरकार है, और जहां इमरान खान की हिदायत मुयसर हैं वहां हीले बेशुमार हैं। मान लेते हैं कि मंजिल एक है लेकिन तरीकाकार मुख्तलिफ है, तो एक दिन के नोटिस पर आप सब एक छत के नीचे बैठकर मुश्तरका इजलास बुलाकर अमली जिद्दोजहद का फैसला कर सकते हैं और उधर ही मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी हो सकता है। चलो ये भी मान लेते हैं कि ज़्यादातर तहरीक के हक में हैं, तो कच्चे धागे तोड़ने के लिए इजलास को लाइव नशर कीजिए। वैसे भी कौन सा एटम बम का फार्मूला डिस्कस होना है, तो जो भी रुकावट होगी कौम खुद इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका भी एहतसाब कर लेगी। हमें तो ग्राउंड रियलिटी नहीं मालूम ना, तो बस पब्लिकली मशवरा दे दिया। क्योंकि खान साहब की बीमारी के वक्त में मैंने एक वॉइस नोट किया, वो तमाम तजावीज़ दोहराई जो मैं क़यादत को बारहा भेज चुका था। ना ही कोई कॉल दी, ना ही कोई फैसला किया, लेकिन खान साहब के लिए कुछ करने के बजाय मुझे क़यादत और सूबाई हुकूमत ने पैगाम भिजवाया कि आपके एक वॉइस नोट से तहरीक को इर्रिवर्सिबल नुकसान हुआ है। सीरियसली? और ये मेरे साथ पहली मरतबा नहीं हुआ। 3 साल बहुत लंबा अरसा होता है, वो भी नाहक असीरी और इमरान खान जैसा लीडर। 4 साल मुझे हो गए हैं, पहले दरबदर और फिर मुस्तकिल और फिर रूपोशी भी ऐसी कि कोई एक हफ्ता भी ना गुजार सके। आज सिर्फ मिल बैठकर एक जहद मुसलसल की गुजारिश कर रहा हूँ। अगर नहीं हो रहा आपसे, तो जैसा आप हमारे बयानिए का बोझ नहीं उठा सकते, हम आपकी गफलत का बोझ नहीं उठा सकते। और ये जो कर्नल से मिलकर एक दूसरे को मशवरे देते हो कि खान तो जेल में ही रहेगा, मुराद सईद तो पागल है, ना अपनी परवाह है ना किसी और की, तो वो जब भी नजर आया मारा जाएगा। अपनी जिंदगियों को क्यों खराब करते हो? तो इतना कहूँगा कि अल्लाह आपको मजीद आसानियाँ दे, लेकिन हमारे मकसद हमारी जद्दोजहद और हमारी जिंदगियों की कीमत पर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई फैसला कीजिए। तो ये मुराद सईद साहब का जी ट्वीट है, और मुराद सईद साहब ने इसमें 3-4 इंकशाफात किए हैं जो कि पहले भी खबरें आ चुकी हैं, और उस पर उन्होंने एक तरह से मोहर तस्दीक सब्त कर दी है। उन्होंने भी गवाही दे दी कि ये हो रहा है, क्योंकि ये बातें पहले भी हो रही थी कि पार्टी लीडरशिप को ये पैगाम जाते हैं कि जी इमरान खान तो अब अंदर ही रहेगा, तो उसकी आप छोड़ें और आप उस तरह चलें जैसे आपको बताया जा रहा है, आपके लिए स्पेस निकल आएगी। तो इस बात का इशारा मुराद सईद साहब ने भी कर दिया है। इसी तरीके से ये बात कि जनाब कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह, ये बातें भी सब तज्जियाकार भी कहते हैं, खुद जो इमरान खान की फैमिली है उनकी तरफ से भी कहा जाता है। यही जो आज उन्होंने मुराद सईद साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने भी इसी तरफ इशारा कर दिया कि यही हो रहा है, सब एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। और मुराद सईद साहब ने अपने हवाले से भी बात कर दी है कि जनाब उनको ये कहा जाता है कि जी ये खुद तो रूपोश बैठे हुए हैं और बयानी का बोझ सारा हमारे ऊपर है वगैरह, तो उन्होंने कहा है भाई आपकी गफलत का बोझ भी हम नहीं उठा सकते। तो ये भी उनकी तरफ से वो बात कि बार बार मुराद सईद को भी अब निशाना बनाया जाता है कि जनाब जो रोपोश हैं वो तो फ़ायदे में हैं, उन पर तनकीद भी कोई ना हो और उन्हें कुछ करना भी ना पड़े, जो सामने हैं उनके ऊपर बोझ आ गया है। और फिर साथ ही उन्होंने वकीलों की भी ठीक ठाक क्लास ली है कि जनाब आप वोट लेके इमरान खान के नाम पर जीत जाते हैं ओहदे वगैरह, लेकिन बाद में आपका कोई अता पता नहीं, ना कहीं आप बाहर रडियाला के नज़र आते हैं, ना कहीं आप हाई कोर्ट्स में नज़र आते हैं, ना कोई आप रिलीफ ले पाते हैं, ना बाहर बार्स के अंदर कोई आप प्रेशर बना पाते हैं, कोई तहरीक चला पाते हैं, तो फिर आप किस मकसद के लिए इमरान खान के नाम पर वोट लेते हैं। तो आज काफ़ी सख्त किस्म का ट्वीट है मुराद सईद साहब का, जिसमें उन्होंने काफ़ी हकीकतों से पर्दा उठा दिया है जो कि पहले भी बहुत हद तक सबको पता ही है, लेकिन अब यह है कि वो तमाम चीज़ें वो ऑन रिकॉर्ड ले आए हैं जिसके बारे में पसे पर्दा बातें होती हैं और क़यादत सामने से उसको तस्लीम नहीं करती। और एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब सारे फैसले आप अपनी मर्जी से कर लेते हैं जहां करने होते हैं, और तहरीक के मामले पर आप कह देते हैं कि जनाब हम नहीं कर सकते फैसला, वो तो जी इमरान खान की हिदायत आएगी या फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ वाले बताएंगे। तो ये मुराद सईद साहब ने काफ़ी कुछ खोल के रख दिया है, और ये वही बातें हैं जो जैसे मैंने कहा कि पहले भी होती रहती हैं। लेकिन इसके बाद होगा क्या, होना क्या है जी, अल्टीमेटली वही बात है कि सामने जो क़यादत है उसके मामलात आपके सामने ही हैं, कोई कदम उठाने से ये गुरेज़ा हैं, और उसके बाद एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं, हौसला नहीं, या फिर कोई बदनीयती है, ये तो अल्लाह जानता है। लेकिन बहरहाल मुलाकात नहीं हुई और एक और हफ्ता इमरान खान का कैद तन्हाई में गुजर गया।
बेगम से उनकी मुलाकात करवा दी गई, बुशरा बीबी साहिबा से। लेकिन वही बात है कि दोनों मियाँ बीवी आपस में क्या बात करते हैं, क्या नहीं करते, उनकी कोई गुफ्तगू ज़ाहिर है बाहर आके तो कोई नहीं बता सकता कि वो ठीक हैं नहीं ठीक हैं, उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो वो उनकी मुलाकात हो या ना हो, उससे बहुत ज़्यादा कोई गुफ्तगू का तो अंदाज़ा होता नहीं है, ना कोई अंदर के हालात का पता चलता है। तो बहरहाल ये तो सब चलेगा, जब तक आप कमज़ोरी दिखाएंगे तो हुकूमत तो आपके ऊपर ऐसे ही चढ़ाई करेगी जैसे उन्होंने की हुई है। और इस बात के लिए अगर आप ये इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको कोई रहम आ जाएगा, जैसे कि बैरिस्टर गौर बार आके बातें कर रहे होते हैं कि अब ये ख़त्म होना चाहिए, अब ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो ऐसा ऐसा करते रहें, आप मुतालबे करते रहें, रिक्वेस्ट करते रहें। अगर रिक्वेस्टों से बात बननी होती तो फिर तो दुनिया में मसाइल ही ना होते, हर कोई रिक्वेस्ट करके अपने अपने मसले हल कर लेता। तो भाई जिनके हाथ में ताकत है वो रिक्वेस्टें नहीं सुनते होते उनको अगर आपने बात करने पे मजबूर करना है तो थोड़ी आपको उन्हें भी मसल पावर दिखानी पड़ेगी, और वो आप दिखाने से नाला हैं या खौफजदा हैं, वो आप बेहतर बता सकते हैं कि आपका क्या मसला है। दूसरी तरफ सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अदालतें अब इमरान खान की मुलाकात के हवाले से जो दरख्वास्त आती है उसको कैसे निमटती हैं या उस पर क्या रिएक्शन देती हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में GHQ गेट हमला केस का जो सुनवाई होती है, तो उसमें उनके जो वकील हैं फैसल मलिक साहब, उनकी जानिब से दरख्वास्त की गई कि जनाब इतने महीनों से हमारे क्लाइंट से हमारी मुलाकात नहीं हुई तो हमने हिदायत लेनी है। तो उन्होंने ये दरख्वास्त की, तो इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जो जज साहब हैं उन्होंने ना सिर्फ ये कि दरख्वास्त मुस्तरद कर दी कि कोई ज़रूरत नहीं मुलाकात की, बल्कि 10,000 रुपये जुर्माना भी डाल दिया कि आपने ये दरख्वास्त की ही क्यों, ये तो एक गैर ज़रूरी किस्म की आपने दरख्वास्त की और अदालत का टाइम बर्बाद किया, लिहाजा आपको 10,000 रुपये जुर्माना का सज़ा भी सुनाई जाती है। तो उल्टा उनकी दरख्वास्त भी मुस्तरद हो गई और जुर्माना भी। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जब माइंडसेट ये चल रहा है कि एक तो मुलाकात होने नहीं देनी, और जब मुलाकात के लिए वो दरख्वास्तें लेके आए तो अब उन्होंने जुर्माने शुरू कर दिए हैं ताकि इस बात को भी डिस्करेज किया जाए कि क्या इन्होंने रोना धोना मचाया हुआ है बार बार के जी मुलाकात करवाएं। इस लेवल तक जो है वो सिचुएशन अब आ चुकी है। अब इससे आगे आपने कहाँ लेके जाना है मुझे नहीं मालूम। अजीम पहाड़ साहब जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब के मुखालिफ इलेक्शन लड़ा था और ज़राए के मुताबिक इलेक्शन जीता भी था, अब पता नहीं। बहरहाल अजीम पहाड़ साहब जो हैं उनको भी 9 मई के केस में 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी। लेकिन अजीम पहाड़ साहब वो अजीम इंसान है फाइनली कि जिनको पहली अपील जो इनकी है उसके ऊपर रिलीफ मिल गया है और अजीम पहाड़ साहब की सज़ा मुअत्तल कर दी थी लाहौर हाई कोर्ट ने, जिसके बाद आज उनकी बाकायदा तौर पर रिहाई भी अमल में आ चुकी है। तो ये पहले वो 9 मई के आप कह लें कि वो सबूत हैं, मुल्ज़िम हैं कि जो अदालत से 10 साल सज़ा पाने के बावजूद भी अपने घर आने में कामयाब हो गए हैं। तो गुड लक जी अजीम पार्ट साहब को। लेकिन बाकी बहुत सारे जो इनके असीर रहनुमा हैं वो स्टिल ना सिर्फ ये कि उनको रिहाई मिलना तो दूर की बात है, उनकी अभी तक अपीलें भी समाअत के लिए नहीं लगी, और जिनकी लगी थी उनके साथ एजाज चौधरी साहब, महमूद रशीद साहब, उनकी अपीलें मुस्तरद हो गई थी। लेकिन अजीम पार्ट साहब वकील रहनुमा हैं, उनकी अपील अलबत्ता मंजूर हो गई और उनकी सज़ा भी मुअत्तल हो गई है। अब आ जाते हैं जी कि ये सारा माहौल किस तरफ इशारा कर रहा है। मैं बार बार इस तरफ आपको बता रही हूँ कि जब से आपकी अदालतें कंट्रोल हुई हैं उसके बाद से बिल्कुल माहौल इस तरह का हो गया है कि लोग अपना हौसला खो बैठे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, जब तक आपके पास पीछे अदालत खड़ी होती है ना तो आपके अंदर हौसला होता है, आप जद्दोजहद भी कर रहे होते हैं, आप थोड़ा सा अपनी आप कह लें इस्तात से बढ़कर कुछ ना कुछ जद्दोजहद करके और कुछ अपनी स्ट्रगल करते हैं। आप ये देखिए कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान साहब के दौर में थी और अतर मिनल्ला साहब उसके चीफ जस्टिस थे, तो उस दौर में कितना ये हौसला हुआ करता था कि जनाब अगर कोई ऊंच नीच होगी तो जी हम लाहौर आधी रात को भी जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे तो कोई ना कोई रिलीफ ज़रूर मिल जाएगा, और हमने ऐसा मिलता देखा भी रिलीफ। तो अतर मिनल्ला साहब बाद में सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। अभी मैंने उनका एक क्लिप भी देखा किसी तकरीब में, और उसमें वो ये गुफ्तगू कर रहे थे ईमान मज़ारी के हवाले से भी और अदरवाइज़, तो वो ये मेंशन कर रहे थे इस बात को कि किस तरह जो इंसानी हुकूक के लिए उठने वाली आवाज़ें हैं उनको प्रोटेक्शन मिल जाती थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। एक ढाल थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लोगों को, ये समझ आती थी कि चलो यार
इतनी भी कोई अंधेर नगरी नहीं मची हुई, इतना भी कोई लुट नहीं मची हुई कि जनाब बिल्कुल ही कोई आवाज़ उठाने के काबिल ना बचेगा। तो आपकी अदालतें जब तक किसी ना किसी हद तक रेजिस्ट कर रही हों, कहीं ना कहीं वो आपके लिए कम से कम कुछ प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड कर रही हों, तो फिर जो इंसानी हुकूक के अलमबरदार हैं वो भी कहीं कोई थोड़ा बहुत जिगरा दिखाते हैं, वो भी कहीं कोई थोड़े बहुत खड़े होते हैं। लेकिन अब इसके बिल्कुल बरक्स सूरत हाल है, क्योंकि हर एक को ये नज़र आ रहा है कि आप एक दफ़ा जेल जा रहे हैं तो उसके बाद आपका अता पता ही कोई नहीं है कि आप हैं किधर और किन हालात में हैं। दोबारा दुनिया आपकी शक्ल देखने के लिए तरसती रह जाती है। ये वाली सूरत हाल बन चुकी है और यही वजह है कि अब आपको कहीं सिविल सोसाइटी नज़र नहीं आ रही, कहीं आपको कोई वकला की तंजीमें नज़र नहीं आ रही, कहीं आपको कोई सहाफ़ी नज़र नहीं आ रहे, कहीं आपको कोई जो ये NGOs वगैरह होती हैं कहीं वो आपको दिखाई नहीं देती। क्योंकि जो कोई ज़रा सी कोशिश भी करता है उसको ऐसा इबरत का निशान बनाया जाता है कि उसके बाद दोबारा कोई कोशिश ही नहीं करता। आप इससे अंदाज़ा लगा लें, ईमान मज़ारी या हादी चट्ठा हैं, मतलब वो इंसानी हुकूक के अलमबरदार हैं, उन कमज़ोरों की आवाज़ बने रहे। कितने लोगों के उन्होंने केस लड़े और फ्री में लड़ते रहे हैं, लेकिन आज सूरत हाल ये कि उनके अपने वकील रहनुमा उनके लिए कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। उनके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी प्रेस क्लब में, और प्रेस क्लब की जो अभी नई इंतज़ामिया है उन्होंने उस प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाज़त नहीं दी कि जनाब आप ईमान मज़ारी के हक़ में आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें। यहाँ तक तो सूरत हाल आ चुकी है, अब इससे आगे आपने किधर जाना है। इसी तरह शीमा किरमानी साहिबा, औरत फाउंडेशन जो है औरत मार्च वालों की, उसका कोई अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई फंक्शन करना चाहती थी उधर कराची प्रेस क्लब में, उनको भी वहाँ से जनाब बुरे तरीके से वो पुलिस एहलकारों ने, लेडीज़ पुलिस एहलकार थी लेकिन उन्हें भी बेचारी, वो खातून है, बुजुर्ग खातून है, उनको भी जनाब घसीट घसाट के उनकी गाड़ी से निकाला और उनको डाल के और ले गए पुलिस थाने। अब मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कोई औरत फाउंडेशन या कोई किसी हवाले से ये सिविल सोसाइटी कभी कोई एहतजाज करती है वो, तो ये तो आपके माशरे में वो लोग होते हैं कि जिसकी वजह से आप थोड़ी सी सांस ले रहे होते हैं, आपको लगता है कि चलो कहीं ना कहीं ब्रीदिंग स्पेस मिल रही है। जो एक घुटन का माहौल होता है, आपको थोड़ा सा एहसास होता है कि चलो यार कहीं कोई बात करके आप वो निकाल रहे हैं। लेकिन अब टोटल ऐसा, जिसको कहते हैं ना हब्स का मौसम है, इस तरह से घुट्टा लगा हुआ है कि मतलब है कि कोई आपको बार एसोसिएशन बेचारी कहीं कोई एहतजाज कर नहीं सकती, कोई आप प्रेस क्लब में नहीं देख सकते कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो टोटल आपको इस तरह का ये माहौल नज़र आता है। और ये जो शीमा किरमानी वाला वाक़या, ये तो आप अंदाज़ा लगाएं, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जमहूरियत के चैम्पियन जो बनते हैं, ये उनके सूबे में हालात हैं कि वहाँ पर जो है वो कोई प्रोटेस्ट नहीं हो सकता। वहाँ पे पहले भी ये वाक़यात हो चुके हैं कि ख़वातीन जो कोई प्रोटेस्ट करने आई या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई, उन लोगों को उठा के पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो ये अब एक वतन अजीज़ में मामूल बन चुका है और इसके ऊपर जो है अब क्या आप कह सकते हैं कि आवाज़ें इसी तरह से बंद की गई हैं। सहाफ़ियों ने तो खैर पहले ही बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई साढ़े वास्ता रोग नहीं, तो उन्होंने तो कुछ करना ही छोड़ दिया है। बहरहाल इस सब के अंदर एक खबर ये भी है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्किद हुई है और 275वीं कोर कमांडर्स जो कॉन्फ्रेंस थी, इसमें जो सिक्योरिटी से जुड़े मामलात हैं ज़्यादातर उस पर बातचीत हुई है और बताया ये गया है कि जो दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन है वो जारी रहेगा। अफ़गानिस्तान के ऊपर भी कुछ नाराज़गी का इजहार किया गया है कि जी उनका जो रजीम है वो सारा एक्सपोज हो गया उनकी अपनी आवाम के सामने, कि ये लोग किस तरह से दहशत गर्दों को पनाहगाहें देते फिरते हैं। और उसके अलावा जो बुनियानुम मरसूस के जो 1 साल मुकम्मल हो रहा है उसके हवाले से भी गुफ्तगू हुई है और उसको सेलिब्रेट करने के हवाले से वैसे भी काफ़ी प्रोग्राम्स वगैरह चल रहे हैं, तो उसके ऊपर भी बात हुई है कि भारत को अच्छा मज़ा चखाया गया है, तो उस चीज़ का भी यादा किया गया है। इसके अलावा जो है जी इसमें जो खित्ते की सूरत हाल है उसमें ये तय किया गया कि पाकिस्तान अमन की कोशिशों में अपने किरदार की जो उनकी एक किरदार था उसकी हिमायत भी की गई है और उसी को आगे बढ़ाने का अज़म ज़ाहिर किया गया है। तो ये जनाब कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जो चीदा सिक्योरिटी मामलात हैं 2-3, उसके ऊपर तो वजाहत दे दी गई है। लेकिन दूसरी तरफ जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा ने एक तकरीब से खिताब किया जो सुथरा पंजाब से रिलेटेड गालिबन तकरीब थी, और इसके अंदर जो है मोहतरमा ने बताया
کہ جناب ستھرا پنجاب کی جو پرفارمنس ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے 2 سال میں، اور بلکہ انہوں نے کہا کہ وہ سنگاپور گئیں، جاپان گئیں تو انہیں شرمندگی ہوئی کہ وہاں کے آپ صفائی کے معیار دیکھیں اور اپنے ملک کے دیکھیں تو انہیں احساس ہوا کہ جناب یہاں تو کس طرح سے لوگ غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور اتنا پیسہ بھی دیا ہے ستھرا پنجاب کے اوپر، اتنی انہوں نے سر کھپائی کی ہے، لیکن پرفارمنس وہ کہتی ہیں وہ نہیں ملی۔ تو یہ وہی بات ہے کہ انہوں نے خود اعتراف کر لیا ہے کہ جو پروجیکٹ جس کو وہ بڑا اپنا فلیگ شپ پروجیکٹ بتاتی ہیں، اور جو ان کے جو چیلے چمچے ہیں نون لیگ کے، وہ بھی بڑے ڈھول پیٹتے ہیں کہ جناب او ہو بڑا انقلاب لے آئی ہیں میڈم نے تو یہ کر دیا، میڈم کے تو منصوبے اتنے، تو میڈم نے تو وہ کر دیا۔ تو وہ اب بیچارے کس طرح دوسروں کو یقین دلائیں جب میڈم خود اپنے منہ سے مان رہی ہیں کہ پرفارمنس جو ہے وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے۔ حالت یہ ہے کہ جو آپ کے ستھرا پنجاب کے ورکرز ہیں کئی شہروں میں، ان بیچاروں کو تنخواہیں نہیں ملی، پھر انہوں نے احتجاج کیا، اور کل پرسوں کی ایک میں نے دیکھی تھی فوٹیج کہ وہ کوڑا جو ہے وہ درمیان میں سڑک کے پھینک کے احتجاج کر رہے تھے کہ جی ہمیں تنخواہیں نہیں ملی۔ تو اس کے اوپر میڈم بڑی نالاں ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ بدماشی ہے کہ آپ کو احتجاج کرنا تھا تو آپ پروٹیسٹ کریں، پرامن کریں، لیکن یہ کیا طریقہ ہے، بدماشی کی ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ آپ سڑکوں پہ گند مچائیں اور یہ وہ۔ تو پہلے تو سوال یہ ہونا چاہیے کہ آخر انہیں تنخواہیں کیوں نہ ملی، انہیں احتجاج کرنے کی نوبت ہی کیوں آئی؟ اور کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے آپ احتجاج کریں، اگر آپ احتجاج نہیں کریں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کو تنخواہیں نہیں ملی؟ اچھا جی، یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ آپ کا میکینزم ہے انفارمیشن کا، فیڈ بیک کا، کہ جب کوئی احتجاج کرے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جی وہاں پہ یہ ہوا ہے۔ یعنی یہ تو ایک خودکار نظام ہے کہ جس کے تحت آپ کے جو ورکرز ہیں، ٹیچرز ہیں، جو بھی آپ کا سٹاف ہے، گورنمنٹ امپلائی جو ہیں، ان کو آپ نے سیلری دینی ہی دینی ہے ہر 30 تاریخ کو یا مہینے کی پہلی تاریخ کو۔ یعنی اس کے لیے بھی کوئی احتجاج کر کے بتاتا ہے کہ بھائی ہمیں تنخواہ نہیں ملی یا ملنی چاہیے، تو یہ تو ایک آبویس انڈرسٹوڈ سی بات ہے۔ اور محترمہ اس کے اوپر یہ اعتراف کر رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جی آپ لوگ جو تنخواہیں ہیں ان کی ادائیگی بھی بر وقت یقینی نہیں بنا سکے۔ تو یہ کوئی پہلا اعتراف نہیں ہے ان کا۔ اس سے پہلے ابھی چند دن پہلے انہوں نے پولیس والوں کے ساتھ بھی ایک میٹنگ کی، اور اس میں بھی انہوں نے ان کو لتاڑا اور کہا کہ جناب آپ کی جو صوبے کی پرفارمنس ہے وہ ٹھیک نہیں جا رہی، پولیس کو اتنے فنڈز دیے ہیں، سب کچھ کیا ہے، امپاور کیا ہے، اس کے باوجود جو جرائم کی شرح ہے اس میں اضافہ نظر آ رہا ہے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں جو ہم ہر روز آپ کو بتا رہے ہیں کہ صحت کے مسائل ہیں، آپ کے امن و امان کے مسائل ہیں، آپ کے جو تنخواہوں کی ادائیگیاں ہیں ان کے مسائل ہیں، آپ کا جو آپ ڈھول جو پیٹتے ہیں کہ ہم نے فلاں پروجیکٹ تو فلاں پروجیکٹ، ہر پروجیکٹ میں ایسے ایسے آپ کو شاندار کارنامے نظر آئیں گے کہ آپ اندازہ لگانا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ کون سا پروجیکٹ جو ہے وہ زیادہ شاندار تھا میڈم کا، ٹھیک ہے نا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تو پہلے سے ہی کہہ رہے تھے، اب تو میڈم خود آن سکرین مان رہی ہیں کہ جناب یہ منصوبوں میں یہ مسئلے مسائل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ اب ان کے چیلے چمچے بھی ذرا ڈھول کی آواز تھوڑی کم کر دیں گے، ورنہ جو ان کا ایک ہم دیکھتے ہیں کہ شور مچانا ہوتا ہے کہ جناب یہ وہ امیج بلڈنگ پہ جو لگے ہوتے ہیں بیچارے زور لگا لگا کے، تو وہ میڈم نے جو ہے وہ خود ہی فلاپ کر دیا ہے۔ ہاں باقی ٹک ٹاک وغیرہ ان کی اچھی چل رہی ہے، وہ کل بھی کوئی ایک بڑی ویڈیو وائرل تھی، سارا راستہ بند کر کے ایک چنے کی ریڑھی پہ جا کے چنے کھانے، اور پورا پروٹوکول ساتھ پورا ویڈیو میں نظر آ رہا ہے، اور پھر اس کے اوپر کیپشن لگائے جا رہے ہیں کہ جی بغیر پروٹوکول وہ باہر نکل آئیں اور ریڑھی سے نان چنے کھا کے احسان عظیم کر دیا غریب آدمی کے اوپر۔ تو یہ وہ چیزیں، تو بہرحال چلیں، وہ تو خیر اس میں تو کے پی والے بھی اس طرح کے کارناموں میں آگے آگے ہیں، اب یہ بھی شروع، یہ تو پہلے سے ہی شروع تھی، وہ آپ کر لیں، ٹک ٹاک بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو آپ اس کے اوپر الٹے سیدھے کیپشن لگاتے ہیں یا اس سے جو تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ چیزیں کوئی آپ کے حق میں نہیں جاتی، وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہیں، اور وہ اب 80s 90s کا دور تو ہے نہیں ہے، وہ تو الٹا یعنی دنیا تو بڑی باشعور ہے، ہر چیز جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہے، تو ایسی ہی صورتحال ہے۔ تو بہرحال جی یہ آج کی امپورٹنٹ سٹوریز تھی، ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔